बहू, दिनेश की थाली की रोटी खत्म हो गई है, जरा रोटी दे दो इसको। मयूरी, थोड़ी सब्जी भी देना। जी, अभी देती हूँ। पल्लवी, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं भाभी, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ फसल की कटाई करने। थोड़ा तो खा ले, 2 रोटी खाई है बस तूने। इतने से खाने में फसल की कटाई करेगी तो कमजोरी आ जाएगी तेरे अंदर। नहीं माँ, नहीं खाना। और सच कहूँ तो ये खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। रोज रोज दाल रोटी पेट भर गया मेरा। इससे मैं जा रही हूँ। अब घर के बाहर हैंडपंप में हाथ धोकर पल्लवी फसल की कटाई करने चली जाती है। कुछ देर बाद दिनेश भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करने के लिए चला जाता है। घर में मयूरी और उसकी सास रह जाती है। दूसरी तरफ पल्लवी खेत में बैठकर फसल की कटाई कर रही होती है। तभी उसकी सहेली शोभा और अनीता वहां आती हैं। ए पल्लवी, आज साक्षी का जन्मदिन है, तुम आओगी क्या उसके जन्मदिन पर? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे घर पर कुछ काम है। अरे जाओ, तुम्हारा तो हर बार का है। सीधा सीधा कहो ना बर्थडे पार्टी में आने के लिए, तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। और जो ड्रेस इसने अभी तक पहना हुआ है, ये सूट भी तुम्हारा करीबन 4-5 साल पुराना हो चुका है। अब तो इसके अंदर मेल के दाग पड़ गए हैं। तुम्हें अब दूसरे कपड़े ले लेने चाहिए। शोभा की बात सुनकर पल्लवी खड़ी होकर हाथों से अपने कपड़े साफ करती हुई कहती है, ले लूंगी, अभी फटे थोड़ी ना है। हमारे घर पर जब तक कपड़े फट नहीं जाते तब तक नए कपड़े नहीं आते। उसे गरीबी कहते हैं पल्लवी। चलो अब हम चलते हैं, तुम काटो अपनी ये फसल, हमें तो बर्थडे पार्टी की तैयारी करनी है। इतना कहकर पल्लवी की सहेली वहां से चली जाती है। वहीं गरीब पल्लवी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ घर में पल्लवी की भाभी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ पल्लवी ठीक से खाना नहीं खा रही है। मैं सोच रही हूँ आज खाने में मटर पनीर बना दूं। बहू, मैं जानती हूँ तू अपनी ननद से बहुत प्यार करती है और उसके चेहरे पर उदासी तुझे पसंद नहीं है, पर मटर पनीर की कीमत तो तू जानती ही है कितनी महंगी है। हम कहाँ से खरीदेंगे? माँ जी, 1 पाव पनीर मटर तो मैं अपने बचाए हुए पैसे से खरीद ही लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर ले आ बहू, तेरी ननद खुश हो जाएगी। अब मयूरी पैसे लेकर दूध डेयरी की दुकान पर आती है और वहां से 1 पाव पनीर मटर खरीद के घर लाती है और फिर चूल्हे के पास बैठकर बड़े ही प्यार से अपनी नंद के लिए मटर पनीर बनाना शुरू करती है। मयूरी सिलबट्टे पर अच्छे से मसाला पीसकर कढ़ाई में उसे भूनकर मटर पनीर की सब्जी चावल बनाती है। शाम को जब मयूरी की नंद फसल काटकर घर में आती है तो उसके नाक में खाने की अच्छी खुशबू जाती है। आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। घर में क्या बनाया है खाने में भाभी? बताती हूँ, जाओ पहले हाथ मुंह धो लो। अरे क्या बात चल रही है नंद भाभी की, हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं, आज बहू ने मटर पनीर बनाया है। क्या? मटर पनीर? सच में भाभी, आपने मटर पनीर बनाया है? मुझे तो सुनकर बहुत तेज भूख लग गई है। मैं फटाफट हाथ मुंह धोकर आती हूँ। भाभी, यू आर द बेस्ट। क्या माँ जी, मैं अपनी ननद को सरप्राइज देती, पर आपने तो पहले ही सब बता दिया। चलो कोई बात नहीं। अब सारा परिवार घर की जमीन पर बैठकर खाना खाता है। भाभी, आपने सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है, मेरे लिए थोड़ी रख दीजिएगा, मैं सुबह भी खाऊंगी। ठीक है ननन जी। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन मालती अपनी बहू के कमरे में आती है जहां मयूरी कपड़े फोल्ड कर रही होती है। माँ जी, आप कुछ चाहिए था क्या? बहू, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ माँ जी, बोलिए ना। बहू, मैं सोच रही हूँ कि अब पल्लवी के लिए रिश्ता देखूं और एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दूं। मेरी भी उम्र हो गई है, थोड़ी बहुत जमा पूंजी के हिसाब से समय रहते अगर उसकी शादी कर देती हूँ तो ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, आप कह तो ठीक रही हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और मालती की एक रिश्तेदार मालती को एक अमीर घर के लड़के का रिश्ता बताती है। लड़के वाले मालती के घर पर आते हैं जहां मालती की बहू सबका स्वागत करती है। अरे आप लोग आइए ना, बैठिए। आप लोग चाय पानी पीजिए ना, मेरी बेटी आ रही है।
मालती इतना कहती है कि इतने में पल्लवी वहां आती है। लीजिए, आ गई मेरी ननंद। देखिए कैसी लगी आपको मेरी ननंद? आपकी ये नंद हमें रत्ती भर पसंद नहीं आई। सर आप इसका पहनावा देखिए, कितना पुराना है। घर बार भी आपका ठीक नहीं है। आप लोगों की हैसियत नहीं थी शादी करने की, तो लड़के वालों को घर बुलाया ही क्यों? माँ चलो बात मत बढ़ाओ, मुझे भी ये लड़की पसंद नहीं आई, चलो। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर पल्लवी टूट सी जाती है और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। माँ, भाभी, आखिर क्यों करनी है आपको मेरी शादी? अगर शादी इस तरह से होती है तो मुझे कभी शादी नहीं करनी। पल्लवी को रोता हुआ देखकर उसकी भाभी उसको गले से लगा लेती है और अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती है। तुम्हें अपनी आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं है ननन जी। इस तरह के उतार चढ़ाव हर लड़की की जिंदगी में होते हैं। देखना, तुम्हें इससे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा। भाभी, अब तो मैं ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जिसके अंदर पैसों का लालच ना हो, वरना सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। इतना कहकर पल्लवी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह अगले दिन पल्लवी फसल की कटाई करके घर आ ही रही होती है कि तभी एक बड़ी कार की टक्कर पल्लवी से होती है और पल्लवी दूर जाकर गिरती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कार में बैठा लड़का बाहर आता है। ओह गॉड, इसे तो बहुत ज्यादा चोट आई है, इसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल आते ही पल्लवी का अस्पताल में सबसे पहले MRI होता है। जी, पेशेंट के शरीर पर कोई फ्रैक्चर नहीं है, पर सर से बहुत खून निकल गया है। बाकी मैंने दवाइयां दे दी हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। अब पल्लवी हल्की हल्की बेहोशी में ही होती है और साहिल उसे कार में बैठाकर अपने घर ले आता है। ओह गॉड, ये नौकर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? अब नौकर दरवाजा खोलते हैं। सारा परिवार दरवाजे पर ही होता है। ओ गॉड देवर जी, आप ये किस गरीब अपाहिज लड़की को उठाकर हमारे 10 करोड़ के रजवाड़े परिवार में लेकर आ रहे हैं? ओह, सच में इस लड़की के शरीर से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। कपड़े मैले हैं। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ ये लड़की जख्मी हालत में खड़ी है और आप इसकी हेल्प करने की बजाय इसका ड्रेसिंग सेंस देख रही हैं। इस घर की बड़ी बहू होने के बाद भी कनिका, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। सच में कनिका, सिचुएशन के हिसाब से कभी तो बात कर लिया करो। साहिल, कौन है ये लड़की? अरे अरे बेटा, ये सब बाद में पूछना, पहले इसे कमरे में लेटाओ। अब आलीशान कमरे में पल्लवी को लिटाया जाता है, जहां नौकरानी उसकी देखभाल करती है। इस लड़की का ध्यान अच्छे से रखना, इसको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक। दूसरी तरफ मयूरी घर में परेशान होती हुई। माँ जी, अभी तक ननन जी घर नहीं आई है। इतनी देर तो कभी नहीं हुई उन्हें आने में। चिंता मत कर बहू, आती ही होगी तेरी ननद। वहीं पल्लवी को होश आता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ पर हूँ? मेरे सर पर तो चोट आई हुई है। देखिए भाभी, आप लेटी रही हैं। अब पल्लवी जबरदस्ती लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, जहां हॉल में घर के सारे सदस्य खड़े होते हैं। लो, आ गई महारानी। उठकर मजा तो बहुत आया होगा ना इस 10 करोड़ के रजवाड़े परिवार में, अपनी सेवा पानी करवा कर। ऐसा सेवा पानी तो तुम्हें आज तक कभी मिला ही नहीं होगा। बहू, अपना मुंह बंद करो। हाँ कनिका, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भैया 1 मिनट भाभी, इस लड़की का यह भयानक एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ है। वो तो शुक्र है कि वो बच गई, वरना जिस हिसाब से इसके सर से खून निकल रहा था ना, ये मर भी सकती थी। दूसरी तरफ चौखट पर रोती मयूरी। मेरी प्यारी ननद, तुम कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बेहद चिंता हो रही है। तभी पड़ोस की सरला वहां आकर कहती है, अरे मयूरी, यहाँ अपने आंसू बहाने बंद करो। तुम्हारी ननन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वो भी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में रहने वाले रजवाड़े परिवार के छोटे बेटे से। वो भी वही है। अब मयूरी आंसू पोंछती है
और अपने पति और सास के साथ उस 10 करोड़ के रजवाड़ी परिवार में दाखिल होती है। लो जी, कर लो बात। अब हमारे 10 करोड़ के रजवाड़े परिवार में इस गरीब लड़की के खानदान वाले भी उठकर आ गए हैं। सो चीप फैमिली। जबान संभाल के बात कीजिए, ये सब कुछ आपके देवर ने किया है। जिस तरह से जख्म मेरी ननद के शरीर पर दिख रहे हैं, मुझे आपको तो मेरे पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। हे भगवान, मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो गया। एक तो पहले से ही मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और अब तो उसके शरीर पर इतने गहरे जख्म हुए हैं जिसे देखकर कोई उससे शादी नहीं करेगा। मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। देवर जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये दोनों गरीब नंद भाभी यहाँ पर जानबूझकर ये मेलो ड्रामा कर रही है ताकि 10 करोड़ के रजवाड़े परिवार में इन्हें पनाह दे दी जाए। नहीं, मेरा बेटा ठीक कह रहा है। मुझे इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। नहीं, रहने दीजिए। हमें जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बनाना। कल को मेरी बहन के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं वादा करता हूँ आपसे, हमारे 10 करोड़ के राजवाड़े परिवार में आपकी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं होगी। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद पल्लवी पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने 10 करोड़ के राजवाड़े ससुराल में आती है। अब खुशी खुशी पल्लवी का उसके रजवाड़े परिवार में गृह प्रवेश होता है, जहां ढोल बाजे नगाड़े सब बज रहे होते हैं और पल्लवी फूलों के रास्ते से चलकर अपने ससुराल की चौखट पर आती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। वाह, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी इस गरीब लड़की ने 10 करोड़ के रजवाड़ी ससुराल में आने की। देखो, कामयाब भी हो गई। सच में भाभी, मुझे तो लगता है ये गरीब लड़की जानबूझकर हमारे भैया की गाड़ी से टकराई होगी। चुप हो जाओ तुम लोग, ये सब क्या बोल रही हो। इस तरह के आरोप मेरी पत्नी पर मत लगाओ, क्योंकि इस घर में उसे अपनी मर्जी से लाया हूं मैं। चलो पल्लवी यहाँ से। अगले दिन सुबह पल्लवी नहा धो के साधारण सी साड़ी में घर के हॉल में आती है, जहां सभी सदस्य ब्लैक कॉफी पी रहे होते हैं। ओ माय गॉड, तुम्हें देखकर तो मैं कंफ्यूज ही हो गई कि तुम मेरी देवरानी हो या भिखारी। ऐसे कपड़े हमारे 10 करोड़ के रजवाड़े परिवार में कोई नौकरानी भी नहीं पहनती ना। सही कहा बड़ी भाभी आपने। जी, पर मेरी भाभी ने मुझे यही साड़ियाँ दी है। बहू, कोई बात नहीं, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो। आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो मैं तुम्हें दूसरी साड़ियाँ और गहने दे देती हूँ। अब उर्मिला पल्लवी को लेके कमरे में आती है और अपनी अलमारी से एक नई खूबसूरत साड़ी और गहने निकालकर अपनी बहू को देती है। ये लो बहू, इन्हें पहन लो। शुक्रिया माँ जी। अब सुंदर साड़ी गहनों में पल्लवी पहली रसोई का खाना बनाती है और सबको खिलाती है। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा बहू, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। अच्छा हुआ माँ जी आपने इन्हें पहले बता दिया, नहीं तो ये फिर गरीबों वाली ड्रेस पहनकर हमारे रजवाड़े परिवार की बेइज्जती करवा देती। बड़ी बहू, तुम उसकी चिंता मत करो। मुंह दिखाई की ड्रेस मैं बहू को खुद दूंगी पहनने को। मम्मी, आप समझती नहीं हो, ये चाहती भी यही है कि हमारे घर के सदस्य इसको अच्छी अच्छी ड्रेस पहनने को दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने साधारण कपड़ों में बहुत खुश हूँ। पल्लवी, इनकी बातें नजरअंदाज कर दिया करो तुम। इन्हें फिजूल में बोलने की आदत है। अब पल्लवी शाम को एक सुंदर डिजाइनर लहंगा, गहने और बालों में गजरा पहनकर तैयार होती है और शीशे में खुद को देखकर कहती है, आज से पहले मैंने इतने अच्छे कपड़े कभी नहीं पहने। मैं तो इसमें महारानी लग रही हूँ। दूसरी तरफ घर में मेहमानों का आगमन होता है। घर भी पूरा डेकोरेटेड होता है। तभी सीढ़ियों से उतरकर पल्लवी मेहमानों के पास आती है। उर्मिला, तुम्हारी बहू तो बहुत खूबसूरत है और इसकी मुंह दिखाई की ड्रेस भी बहुत प्यारी है। वैसे उर्मिला, सुनने में आया था तुम्हारी ये बहू किसी गरीब परिवार से है और किसी हादसे के कारण तुम्हें इसे अपने घर की बहू बनाना पड़ा। वैसे इस गरीब लड़की की तो किस्मत खुल गई।
इस 10 करोड़ के रजवाड़े परिवार में आकर। अरे आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। कोई हादसा नहीं हुआ था, मैं अपनी खुशी से इस लड़की को इस घर में लेकर आई हूँ। अरे छोड़ो ने, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है, बस बात खत्म। अब सभी लोग उपहार देकर वहां से चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद पल्लवी के मायके में उसके पग फेरे की रस्म होती है। बहू, ये लो डिजाइनर शरारा, इसे पहनकर जाना अपने मायके, सब बहुत खुश हो जाएंगे। माँ जी, एक और नई ड्रेस, इसकी क्या जरूरत थी? पहन लो, आज से पहले तो कभी पहना नहीं होगा ना तुमने इतने अच्छे ड्रेस। बड़ी बहू, भूलो मत, तुम पहली बार इस घर में कैसी बन के आई थी। ये सब कुछ तो तुमने भी यहीं आकर देखा है। अब पल्लवी सुंदर सा शरारा, सर पर दुपट्टा गहने पहनकर अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। वहीं कुछ नौकर कार से उतरकर सोने के गहने और पैसों का भेंट लेकर पल्लवी के छोटे से घर में घुसते हैं। और जैसे ही पल्लवी कार से बाहर निकलती है, तभी आसपास के लोग, अरे बाप रे, मयूरी की गरीब ननन को देखो, अब तो इसके रहन सहन भी बदल गए। और इसके कपड़े देखो, कपड़े। सच में इसके कपड़े तो बिल्कुल महारानी जैसे हैं, गहनों से भी लदी हुई है। तभी उसकी भाभी वहां आकर कहती है, अरे पल्लवी, साहिल, आप लोग अंदर आइए ना। अब पल्लवी की गरीब भाभी अपनी ननद के पग फेरे की रस्म कराती है और फिर उसे गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरी खिलाती है, जमीन पर बैठाकर। अरे ये खाना तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल देसी स्टाइल। जी शुक्रिया। वैसे साहिल जी, मेरी गरीब नंद के तो रहन सहन ही बदल गए आपके रजवाड़े परिवार की बहू बनके। हाँ, भगवान का शुक्र है। अब पग फेरे की रस्म करके पल्लवी अपने ससुराल आती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन साहिल अपने कमरे में अपनी पत्नी से कहता है, पल्लवी, तुम जब से आई हो ना, इधर उधर के काम काज में ही लगी हो। चलो तुम्हें आज मैं अपना 10 करोड़ में बना ये रजवाड़ी परिवार का घर दिखाता हूँ, चलो। जी ठीक है। अब पल्लवी तैयार होकर अपने पति के साथ रजवाड़ी परिवार के सभी कमरे, हॉल, बड़ी बड़ी खिड़कियां, ऊंची ऊंची दीवारों को छू छू कर देखती है, जिस पर आलीशान तस्वीरें टंगी होती हैं। दीवारों पर हाथों की कलाकारियां हुई होती हैं। साहिल जी, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसी इमारत, ऐसे घर। चलो अब मैं तुम्हें अपने आलीशान गार्डन में घुमाता हूँ। अब पल्लवी गार्डन में आती है, जो कि बहुत बड़ा होता है। उसमें फव्वारे लगे हुए होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं, आसपास गिलहरी कबूतर जैसे पक्षी भी फुदक रहे होते हैं। वाह, कितने खूबसूरत पक्षी हैं, ये फव्वारे सब सुंदर है। वैसे साहिल जी, हमारे ये रजवाड़ी परिवार इस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में कब बना था और क्यों? पल्लवी, ये हमारे पूर्वजों ने युद्ध में जीता था। ये 10 करोड़ का आलीशान घर हम रजवाड़ियों की पहचान है। अच्छा, वैसे बहुत खूबसूरत है यहाँ पर सब कुछ। अब दूसरी तरफ शिप्रा और कनिका ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। शिप्रा, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही शराफत की मूरत बन रही है? इसके साथ कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसकी भयंकर बेइज्जती हो। अब पल्लवी को नीचा दिखाने के चक्कर में शिप्रा और कनिका एक शराब की दुकान से वोदका खरीद के लाती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पानी की तरह दिखने वाला वोडका तुम्हें रात के खाने के बाद पल्लवी को पिलाना है। ठीक है मालकिन, पर मोटा रकम लूंगी इस काम का। ठीक है, ले लेना। अब रात में सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है। तभी कनिका को अचानक खांसी होती है, जिसे देख पल्लवी ट्रे में रखे पानी के कई गिलासों में से एक गिलास उठाकर कनिका की तरफ बढ़ाती है। तभी शिप्रा भी तेजी से खांसते हुए इशारा करती है। तभी पल्लवी एक और गिलास उठाती है। ये लो शिप्रा, पानी पी लो तुम भी। लगता है आप लोगों के गले में निवाला अटक गया है। पानी पी लो कनिका, शिप्रा खांसी हो रही है तुम्हें। नहीं, हम ठीक हैं। बहू, अभी के अभी ये सारा पानी पीकर खत्म करो। अब कनिका शिप्रा जैसे ही पानी पीती हैं, उन्हें तेज उल्टियां होने लगती हैं। अरे आपको तो उल्टी हो गई पानी पीते ही। पानी में कोई दिक्कत है क्या? दिखाइए।
साहिल पानी का गिलास अपने नजदीक लाता है, तभी उसे एक गंदी बदबू आती है। ये तो शराब है, ये कौन लेकर आया यहाँ? अंजू, मंजू, सच बताओ, ये तुम यहाँ लेकर आई हो? अंजू घबराते हुए कहती है, जी जी, ये सब कनिका मालकिन जी ने हमको कहा था करने को। हाँ, कनिका जी ने कहा था हमें ये सब शराब पल्लवी जी को देने के लिए, ताकि उनकी सरेआम बेइज्जती हो जाए। ये सुनकर सारा परिवार गुस्से में खाने की टेबल से उठकर कहता है, शिप्रा, ये सब कुछ तुमने अपनी भाभी के साथ मिलकर किया। कनिका, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे विश्वास नहीं होता। पल्लवी तुमसे कितनी छोटी है और तुम उसे शराब पिला रही थी। छी। सच में आज मेरी बहू बेटी ने छोटी बहू को नीचा दिखाने में अपनी सारी हदें पार कर दी। बड़ी बहू और शिप्रा, क्या बिगाड़ा है छोटी बहू ने तुम्हारा, जो तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो? इतनी नफरत लेकर जीना ठीक नहीं है, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें इज्जत देता हो, तुमसे प्यार करता हो, तुम्हारा ख्याल रखता हो। भाभी और शिप्रा, जिस शराब का एक घूंट तुम दोनों खुद नहीं पी पा रही थी, वो शराब तुम छुपाकर मेरी पत्नी को पिलाने जा रही थी। आखिर क्यों है इतनी नफरत आप दोनों को मेरी पत्नी से? शायद मैं गरीब घर से हूँ और ये चीज मेरी जेठानी और ननंद को पसंद नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, ननंद जी, मैं कभी आपके दिलों में जगह नहीं बना पाई, मैं बुरी हूँ। अब घर वालों की बातें सुनकर कनिका शिप्रा को एहसास होता है कि वो कितना गलत करने जा रही थी आज, और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। पल्लवी, चुप हो जाओ, हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और ये सब देखने के बाद भी तुम अपने आप को बुरी बता रही हो। बुरी तुम नहीं, बुरी हम है जो तुम्हारे साथ इतना गलत करने जा रहे थे। हमें माफ कर दो। हाँ भाभी, हमने बस आपकी गरीबी देखी, पर आपका प्यार, आपकी कदर, आपकी परवाह कभी नहीं देखी। हमसे गलती हो गई भाभी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आप लोग माफी मत मांगिए, आप दोनों बस मेरे साथ प्यार से रहिए। मैं यही चाहती हूँ, मुझे रिश्तों में खटास पसंद नहीं है। मेरी तरफ से आपकी सारी गलतियाँ माफ है। अब पल्लवी मुस्कुराकर अपनी जेठानी और ननंद को माफ कर देती है, और इस दिन के बाद से पल्लवी अपने 10 करोड़ के रजवाड़ी परिवार में अपनी जेठानी, नंद और पूरे परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।